बुकलेट डिस्कस होगा और एक और ब्रैग्स इक्वेशन रह रहा था, तो ब्रैग्स इक्वेशन का जल्दी से हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, मिलर इंडिसेस हमें किसी भी प्लेन का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, बेसिकली मिलर इंडिसेस प्लेन का हमें डायरेक्शन बताता है एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। और ये कहाँ यूज होगा? जब भी इंटरसेप्ट इनफाइनाइट हो जाएगा तब हम मिलर इंडिसेस का यूज करेंगे, अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर फाइनाइट इंटरसेप्ट है तो हम बेस इंडिसेस का यूज करते हैं। ठीक है, अब जब हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो अगर एक हमारे स्ट्रक्चर में दो प्लेन है, एक क्यूब में दो प्लेन है, तो उन दोनों के बीच का कोई एंगल भी होगा। तो अब हम देखेंगे, निकालना सीखेंगे कि एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन। So let us suppose this is a cube. ठीक है, अब इस क्यूब में दो प्लेन हैं। ठीक है, इस क्यूब में दो प्लेन हैं। एक प्लेन का जो मिलर इंडिसेस है वो है 110 और एक प्लेन है 100। आपको इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। अभी आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, आपको सिर्फ क्या आता है, आप प्लेन का जो भी मिलर इंडिसेस है उससे आप प्लेन बनाओगे और देखोगे उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो सकता है। बिकॉज यू नो क्यूब का जो सारे एंगल होते हैं वो किसमें होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो एक बार ट्राई करो, P1 और P2 को बनाना ट्राई करो इस क्यूब में, या दो अलग अलग क्यूब में बना सकते हो, इसमें P1 बना लो, दूसरे क्यूब में P2 बना लो। चलो सबसे पहले मैं P2 बनाती हूँ। P2 कहाँ आ रहा है, आप लोगों ने ट्राई किया एक बार? 45 डिग्री सूर्य, राइट। हाँ, बुकलेट इसके बाद, बुकलेट ब्रैग्स इक्वेशन का हम कर लेंगे प्रूफ, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो इफ आई कंसिडर दिस एज माय ओरिजिन, तो ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका z एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। तो P2 को देखते हैं, तो ये हो गया आपका x, इस ओरिजिन से 1 आगे गए तो आगे आपका x। ठीक है, ये इसके करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 1, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब y एक्सिस के भी पैरेलल है। ठीक है, y एक्सिस के भी पैरेलल है और ये हमारा z एक्सिस के भी पैरेलल है, मतलब ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो है प्लेन हो जाएगा, ये P2 प्लेन है। यहाँ पे x 1 था, y इनफाइनाइट था और z भी इनफाइनाइट था। अब आते हैं P1 प्लेन पे, P1 प्लेन बनाते हैं। सो P1 प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस हमें क्या पता है, 110। तो इसके करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट हो जाएगा 1 1 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, अगेन इफ आई कंसिडर दिस एज माय ओरिजिन, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, ये हो गया 1 और इनफाइनाइट मतलब ये हो गया आपका पॉइंट। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, ये वाला। ये आपका 1, ठीक है, अगर ये पॉइंट है तो ये हो जाएगा आपका y 1, x भी 1 हो गया और आपका z क्या है, आपका ये इसका कौन सा प्लेन आएगा बताओ, आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। ठीक है, और z के पैरेलल है तो ये वाला प्लेन आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये तो आपका फेस का है, ये फेस है, ये वाला जो है ये फेस है, और ये क्या है, ये
इसके बॉडी डायगोनल है, तो ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो एंगल बिटवीन द प्लेन क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये तो आपने प्लेन बनाया और प्लेन से बताया। अगर आपको प्लेन बहुत कॉम्प्लेक्स गिवन है, ये तो प्लेन आपको इजी गिवन था इंडिसेस, आपने इंडिसेस से प्लेन बनाया और आपने डिग्री बता दी। ठीक है, अगर आपको प्लेन बहुत कॉम्प्लेक्स है और आप उसका प्लेन बना नहीं पा रहे हो मिलर इंडिसेस से, तब आप फॉर्मूला यूज करोगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स P1 एंड P2, दो प्लेन है, उसके बीच का हमें एंगल बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो इसका मिलर इंडिसेस है, इसके करस्पॉन्डिंग H1 K1 एंड L1, और इसके करस्पॉन्डिंग मिलर इंडिसेस है H2 K2 एंड L2। ओके, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, ये इनके मिलर इंडिसेस है। हमें क्या एंगल बिटवीन द प्लेन बताना है। तो एंगल बिटवीन द प्लेन का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू H1 H2 प्लस K1 K2 प्लस L1 L2 अपॉन अंडर रूट H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर एंड अंडर रूट समेशन में H2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन द प्लेन का फॉर्मूला। और चाहे तो आप इसको, नहीं दिख रहा, एक सेकंड, cos theta is equals to H1 H2 plus K1 K2 plus L1 L2 upon under root H1 square plus K1 square plus L1 square and H2 square plus L2 square plus L2 square। ये हो गया आपका एंगल बिटवीन द प्लेन्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो ये अगर आप H1 H2 की वैल्यू लगाओ यहाँ पे, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि एंगल बिटवीन द प्लेन ये आएगा 1/√2। हाँ, मल्टीप्लाई में है। इसका डेरिवेशन जरूरी नहीं, आपके कोर्स में भी नहीं, आप सिर्फ इसका फॉर्मूला ही याद रखो। ठीक है, और डेरिवेशन आप मैथ्स में पढ़ ही लोगे इसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, अब हम आते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस, मतलब दो प्लेन के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीजें आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हैं, तो अभी आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो। So we have interplanar distance, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। Interplanar distance is nothing but the angle between the two planes। ठीक है, it is the perpendicular distance between two planes। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/d² इज इक्वल्स टू h²/a² प्लस a²/b² प्लस l²/c², where h के l क्या है, मिलर इंडिसेस, h k and l are मिलर इंडिसेस। ठीक है, and a b c are the sides of the crystal lattice। अब आपको पता है क्यूब में क्या होता है, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब में ए बी और सी क्या होता है, बराबर होता है। तो इन क्यूब, और हम यहाँ पे ज्यादातर किसकी बात करेंगे, क्यूबिक लैटिस की बात करेंगे। तो क्यूबिक लैटिस में क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो मान लेते हैं क्यूब की लेंथ a है, तो इसको a मान लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/v² इज इक्वल्स टू h²/a², मतलब h² l² प्लस a² अपॉन a², ठीक है। तो यहाँ से d क्या आ जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ऑफ h² प्लस a² प्लस h²। ये आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, ठीक है। एक तो आप ओरिजिन मान के चलोगे, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस जो है ये ब्रैग्स इक्वेशन में काम आएगा, ठीक है। अब आते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। ये सारे फॉर्मूले आपको फॉर्मूला याद करना है, जब आप ये क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। यस, आपको एक पॉइंट गिवन होगा और उसका मिलर इंडिसेस गिवन होगा और आपको डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस कैसे होती है, ऐसे अरेंज रहती है। तो ये जो डिस्टेंस है ये होता है d। a is equals to b is equals to c equals to a लिया है मैंने, क्यूबिक लैटिस में सारी साइड्स बराबर होती है। अब ब्रैग्स इक्वेशन पे आते हैं। So talking about Bragg's equation, सबसे पहले मुझे बताओ क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? What is a crystal lattice? Lattice points का arrangement in 3 dimension is known as crystal lattice, ठीक है। तो कैसे क्रिस्टल लैटिस हो सकता है? ये कुछ अरेंजमेंट है, ये आपका फर्स्ट लेयर है, ठीक है। उसके नीचे सेकेंड लेयर आ जाएगा, उसके नीचे थर्ड लेयर आ जाएगा एंड सो दिस मेक्स, अगर इस इन लैटिस पॉइंट्स पे मैं एटम्स रख दूं तो ये बन जाएगा हमारा क्रिस्टल लैटिस। मतलब ये क्या है, ये पॉइंट्स लैटिस पॉइंट्स का डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं एटम्स को देखूं तो एटम्स कुछ ऐसे होंगे, एक एटम ये होगा और एक एटम ये होगा, है ना, और सब पे ऐसे ही एटम्स अरेंज होंगे। अब मैं एटम के बीच में अगर डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये दो एटम्स हैं, ठीक है। इनके बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो अगर इसका रेडियस r है तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर दे तो क्या आ जाएगा, अगर ये है इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, तो अगर इसका हाफ कर दे तो हमारे क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ एटम। तो ब्रैग्स इक्वेशन जो होता है वो रेडियस ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, यही है डिस्टेंस d आपका। तो अगर मैं d कैलकुलेट कर लूं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस कह लो या डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस कह लो, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह लो, बात एक ही है, ठीक है। हमें यहाँ पे अगर d कैलकुलेट कर लिया तो हम रेडियस ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका हाफ करके, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्रैग्स इक्वेशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई भी लाइट, अगर विजिबल लाइट या कोई भी लाइट मैं अगर करती हूँ तो वो क्या पेनिट्रेट कर जाएगा, नहीं करेगा। मुझे इन दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर का रे चाहिए जो कि इन दोनों के बीच में पेनिट्रेट करके मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता सके, है ना। तो इसीलिए हम एक्सरे का यूज करते हैं। ब्रैग्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सरे का यूज किया था, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब आपको पता है एक्सरे का जो लैम्डा होता है, मतलब वेवलेंथ होता है, वो क्या होता है, एक्सरे का जो लैम्डा होता है इट इज वेरी लेस, है ना। और आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि एनर्जी क्या होता है, hc/लैम्डा, मतलब जिसका लैम्डा जितना कम होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो एनर्जी ज्यादा होगी मतलब पेनिट्रेशन पावर उसका ज्यादा होगा, वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा। आप लोग फ्रैक्चर होता है तो क्या करते हो, हम एक्सरे कराते हैं ना। एक्सरे क्या होता है, वो जो रेज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और हमारे बोन्स का स्ट्रक्चर बताती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द एक्सरे डू।
तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा से हमने देखा इसकी एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पे हमने एक्सरे का यूज किया, ठीक है। अब देखो, अब इसका प्रूफ करते हैं। ब्रांड्स इक्वेशन ने क्या बोला था, ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की, ठीक है। अब सर रेड मार्कर होगा क्या? हाँ, अब देखो यहां से एक रे आ रही है, ये एक एक्सरे आ रही है, ठीक है। ये इस पॉइंट पर आई और यहां से रिफ्लेक्ट करके मतलब ये रे बन गई, ठीक है। ये इधर आई, इस पॉइंट पर आई, इस क्रिस्टल पॉइंट पर, और यहां से रिफ्लेक्ट कर दी। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल भी बराबर होगा क्योंकि ये क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। थीटा को हम बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल, थीटा इज द ग्लैंसिंग एंगल, ठीक है। अब एक दूसरी रे आई, अब एक दूसरी रे आई और उसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा था, ठीक है। दूसरी रे आई, जैसे ये वाला रे यहाँ तक पेनिट्रेट कर रहा था, जो दूसरी रे है वो यहाँ तक पेनिट्रेट करता है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। स्ट्रेट नहीं बना, वहां पे अपना स्ट्रेट बना लेना, ठीक है। ये हो गया आपका, ये रे यहाँ पर आई और ये यहाँ से रे 2 जो है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस वाले रे को पीछे कर दूं, रे 1 को यहाँ पे मैं इसको पीछे कर दूं और इसको मैं बोलूं ए बी सी और ये है आपका डी, ठीक है। तो रे 1 से लेके डी तक और रे 2 से लेके ए तक, ये डिस्टेंस तो क्या था, ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये दोनों ही क्या थे, आपस में पैरेलल थे। रे लैटिस पॉइंट में, ये एक एक्सपेरिमेंट है, हम उसका सिर्फ प्रूफ कर रहे हैं। बहुत सारे रेज आ रहे हैं तो कुछ रे तो लैटिस पॉइंट पे जाएगी क्योंकि ये क्या है, ये पूरे पैक्ड है, ठीक है। अब देखो रे 1 से लेके डी तक और रे 2 से लेके ए तक, ये दोनों रे क्या थे, आपस में पैरेलल थे। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो रे 2 ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, रे 2 ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्या था ए बी और बी सी, क्योंकि यहां तक तो ये दोनों रे क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ए बी और बी सी भी तो ट्रेवल कर रहा है, और आपको पता है कि ये क्या है, अगर मैं ये ट्राइंगल बना दूं ऐसे, तो ए डी बी और डी सी बी सेम ट्राइंगल्स हैं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ए बी और बी सी बराबर है, ठीक है। अब देखो बात आती है, मैं इसको बड़ा करके बनाती हूँ, ये है आपका, ठीक है, ये है आपका डी, ये है ए और ये है बी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल में नहीं बना रही, ये है आपका 90 डिग्री, ये चीज 90 डिग्री है, ठीक है, और ये चीज भी 90 डिग्री है ना, ये चीज भी 90 डिग्री है और ये चीज भी 90 डिग्री है। तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, अगर ये देखो, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये क्या है आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ये डीबी है, हमें डिस्टेंस निकालना है, यही आपका डी है ना, तो क्या साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के बराबर, बीसी किस सॉरी बीडी के बराबर, बीडी इज इक्वल टू साइन थीटा,
डी साइन थीटा, सॉरी BC, सॉरी AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। AB हो गया किसके बराबर, डी साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो AB प्लस BC किसके बराबर हो जाएगा, AB प्लस BC, क्योंकि दोनों बराबर हैं, AB इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 2AB इज इक्वल्स टू 2D साइन थीटा। मतलब इन दोनों रे के बीच में, रे 1 और रे 2 के बीच में जो पाथ डिफरेंस आया वो क्या आया, पाथ डिफरेंस किसके बराबर आया, 2D साइन थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहां से आती है आपके फिजिक्स में बात, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, दोनों रे का इंटरफेरेंस करा रहे हैं। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, आपको फिजिक्स में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये हम दोनों रेस का क्या कर रहे हैं, रे 1 और रे 2 का इंटरफेरेंस करा रहे हैं। इंटरफेरेंस वो भी कैसा हम चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है कि अगर ये रे 1 है, ठीक है, ये रे 1 है और ये आपस में इंटरफेयर कर रही है, सो वी वांट दैट दिस शुड बी इक्वल टू, दिस शुड बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जो नया आपका रे आएगा, दिख रहा है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, जो लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए, जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। ये आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ लिया अभी फिजिक्स में, पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल, कोई बात नहीं अगर पढ़ लोगे आगे जाके, ठीक है। पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इस रे का जो भी लैम्डा होगा उसकी, ठीक है। फिर n क्या है, n है आपका ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। ये कुछ डरने की बात नहीं है, सारी चीजें ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन हो गया, ये आपका थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। सब वैल्यूज आपको गिवन होंगी, आपको सिर्फ डी निकालना होगा, ठीक है। वो हम क्वेश्चन के थ्रू एक बार कर लेंगे, अभी हम प्रूफ कर रहे हैं इसलिए हम सारे जो टर्म्स है उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एन क्या हो गया आपका, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। तो पाथ डिफरेंस को मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, बोल सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से आपका आ गया, यही होता है आपका ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। ये आपका ब्रैग्स इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। हमें कुछ नहीं याद रखना, ये जो आपका n है वो है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। थीटा इज द ग्लैंसिंग एंगल जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। d की वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आप निकालोगे किससे, a अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर से, ठीक है। ये हम अभी क्वेश्चन के एक क्वेश्चन से करते हैं, इतना कर लिया। एक क्वेश्चन करें, रिपीट कर दूं। देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल बना था, हमने क्या देखा, आप एक बार पाइथागोरस लगा के देखना, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा था और ये एंगल 90 डिग्री था, तो ये थीटा है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल हो गया आपका थीटा। ए बी क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस है आपका d, तो ए बी क्या हो जाएगा 2d साइन थीटा, ए बी क्या हो जाएगा d साइन थीटा के बराबर। जो पाथ डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है रे 1 से, वो है ए बी प्लस बी सी, और ए बी और बी सी बराबर है तो मैं 2ab कह सकती हूँ। मतलब पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, 2ab मतलब 2d साइन थीटा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस 2d साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे रे 1 और रे 2 का क्या होना चाहिए, इंटरफेरेंस होना चाहिए, और ये इंटरफेरेंस होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रे है ना, दोनों ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे दोनों रे, ये रे ऐसे आ रही है और ये भी रे ऐसे आ रही है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो गया इनका कंस्ट्रक्टिव, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता तो ये रे और ये रे एक दूसरे को कैंसिल कर देती, ठीक है। तो वी डोंट वांट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हियर, वी वांट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो जो होना चाहिए, इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लैम्डा वेयर n कैन बी 1 2 3 4 एंड सो, ठीक है। n क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, और n हो सकता है आपका
यहाँ पे मैं सारा डिफाइन कर देती हूँ। एन क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। डी क्या है आपका? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल दो या इंटर प्लेनर डिस्टेंस बोल दो, या फिर बोल दो कि डिस्टेंस बिटवीन द लैटिस प्लेन, इंटर प्लेनर या फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है। थीटा क्या है आपका? ग्लांसिंग एंगल है। अगर क्वेश्चन में आपको डी की वैल्यू ना देके आपको साइड ऑफ एजेस गिवन है और आपको मिलर इंडिसेस गिवन है, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो? डी निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला a अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। द सेकेंड ऑर्डर, हाँ एक्सरे का वेवलेंथ लैम्डा तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो मैंने क्या लैम्डा तो एक ही वैल्यू लिखी है ना, लैम्डा तो कांस्टेंट रहेगा। नहीं अलग अलग भी लैम्डा का जैसे वैल्यू आपको गिवन रहेगा अलग, मतलब थोड़ा बहुत तो लैम्डा की यूनिट किसी भी हो सकती है, एंगस्ट्रॉम में हो सकती है, आप मीटर में निकाल सकते हैं, नैनोमीटर में हो सकती है, वो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। सारी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, और अगर नहीं गिवन है तो आप ऑप्शन में तो देख ही सकते हो कि कौन सा यूनिट यूज हो रहा है। ठीक है, लिखो द सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। The second order of diffraction of X-ray, दिख रहा है ना? Second order of diffraction of X-ray with lambda is equals to 1 angstrom from a set of parallel plane in a metal occurs at an angle of 60 degree. ठीक है, occurs at an angle of 60 degree. The distance between the scattering plane will be, the distance between the scattering plane will be, ठीक है, हमें डिस्टेंस बिटवीन स्कैटरिंग प्लेन पूछ रहा है, मतलब हमसे स्मॉल डी पूछ रहा है। चलो कैलकुलेट करो। सही, 2/√3। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन बोल रहा है, मतलब ये वाला प्लेन जो क्रिस्टल वाला था, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, लैम्डा आपकी वैल्यू आपकी क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम है, ग्लांसिंग एंगल आपका 60 डिग्री है। ठीक है, ये एक मेटल का सरफेस है और इसके बीच का आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। आप सिंपली यहाँ पे क्या लगाओगे, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा। तो n की वैल्यू आपको 2 गिवन है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, 2 into 1 is equals to 2d sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो 2 is equals to 2d √3/2, उसे टू कैंसिल, d क्या आ जाएगा, 2/√3। किसमें आया ये, एंगस्ट्रॉम में था तो एंगस्ट्रॉम में आया। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको सिर्फ मतलब किससे है, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा। बाकी हमने प्रूफ इसलिए किया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आपके स्कूल टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
बाकी 2D एन लैम्डा इक्वल्स टू 2D sin थीटा से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे ये रिलेशन ही भूल जाते हैं। चलो बुकलेट डिस्कस करते हैं। ये सेम ही तो है, सेम ही ट्राइंगल था वो दोनों तो। नीचे वाला भी डिस्टेंस सेम था क्योंकि वो एंगल सेम था, और ऊपर भी हमने एक्स्ट्रापोलेट किया था इसलिए वो भी एंगल सेम था, ठीक है। बुकलेट करके आए हो? वैसे बुकलेट तो इजी है। एटलीस्ट मेंस के क्वेश्चन तो बहुत इजी है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मेंस में तो। और इसका मतलब पूरा जो चैप्टर है वो आपका क्या है, कुछ आपके पूरा चैप्टर इज रिजल्ट बेस्ड चैप्टर है। तो जितने भी आपके रिजल्ट आ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि आप भूल जाओगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से ही याद होगा। वैसे तो अगर इसका क्वेश्चन आए तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट ही होता है, क्योंकि आप इजीली क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हो, एक बार समझ में आ गए, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं बुकलेट। 1 से 10 में किसी को प्रॉब्लम? छह में 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, तो पहले स्टेटमेंट सही है। Equivalent points in unit cell of periodic lattice lie on Bravais lattices. सही है। डी की यूनिट, डी की कौन सी यूनिट? डी की यूनिट आपकी जो लैम्डा की यूनिट होगी उसी में होगी। या तो लैम्डा की यूनिट अगर एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो एंगस्ट्रॉम में भी हो सकती है। अगर आपको ऑप्शन में मीटर में गिवन है तो आप इसको 10 नैनोमीटर में गिवन है तो वो तो आपको कन्वर्जन आता ही है, कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। वो जो भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में ही होती है वैसे बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 तक, 14। देखो 14 में क्या है, अब मैं आपको कैसे बताऊं। 14 में क्या है, ये है, मतलब जो है ये क्या है, ये दोनों ये चारों तो कॉर्नर पे आ रहे होंगे, ये किस पे आ रहा है, सिंस एफसीसी लैटिस है तो ये दोनों क्या आ रहा होगा, फेस के सेंटर पर आ रहा होगा। तो फेस के सेंटर पे आने के लिए ऑप्शन अगर आप ए देखते हो तो ए में तो एज सेंटर पर आ रहा है, एज सेंटर पे कोई एटम नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। और अगर ऑप्शन बी में देखो तो ऑप्शन बी में सारे कॉर्नर के एटम्स हैं, तो बी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब चलो डी देखते हैं, तो डी में क्या आ रहा है, दो दो तो नीचे वाले आ रहे हैं, ठीक है, कॉर्नर के, और एक आ रहा है आपका फेस के सेंटर पे, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी में क्या हो रहा है, ऑप्शन सी अगर विजुअलाइज करो तो ये क्या आ रहा है, ये दोनों आपके कॉर्नर के एटम है, ये बीच वाला फेस का सेंटर का है, और ये एक रूम में इमेजिन करो ना, रूम में अगर ऐसे एटम्स रखे हुए हैं तो रूम में अगर आप वो प्लेन पूरा शेड कर दोगे तो कैसा लगेगा वो। क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिक्कत है ना। नाइनटीन, LiAg एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, इट क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक लैटिस in which both lithium and coordination number of 8, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे हो सकता है, पहली बात तो जब भी कोई आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट और आपका कोई ट्रांजिशन मेटल बनाएगा कोई भी, तो ये हमेशा क्या होता है, इन दोनों का आयनिक जो रेडियस होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल होता है। तो ये बनाते हैं आपका बीसीसी लैटिस, ठीक है, ये सारा आपका थ्योरी में आपने किया होगा। ये बनाते हैं बीसीसी लैटिस, और बीसीसी लैटिस में क्या होगा, आपका एक बॉडी सेंटर होगा, 4 इस कॉर्नर पर होगा
और 4 उस कॉर्नर पे। तो जो बॉडी सेंटर वाला होगा वो 4 इस कॉर्नर वाले को टच कर रहा होगा और 4 पीछे वाले को टच कर रहा होगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा था कोई, 23 देखो, 23 में बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल हैविंग एटम एट ईच कॉर्नर एंड 2 एटम ऑन द ईच बॉडी डायगोनल। ठीक है, टोटल बॉडी डायगोनल कितना होता है आपका, 4 होता है। ठीक है, और 2 एटम हर बॉडी डायगोनल पे। और बॉडी डायगोनल सिंस किसके बॉडी के अंदर होता है तो उसका सबका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 4 into 2 8। ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है कि 4 और बाकी सारे कॉर्नर पे हैं, तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 8 है एटम से, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1, तो टोटल कितना हो गया आपका 9। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 20 1 by 1 करके आ रहे हैं। ठीक है, एकदम से मैं जंप नहीं कर सकती हूँ 60 क्वेश्चन पे। An alloy of copper, silver and gold found to have copper constituting CCP lattice। कॉपर आपका CCP में आ रहा है, मतलब CCP का क्या मतलब है कि कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। तो कॉपर के कितने एटम्स हो गए, टोटल 4। कॉपर के हमारे पास CCP लैटिस में है, इसलिए 4 एटम्स। ठीक है, नाउ इफ सिल्वर ऑक्यूपाइज द एज सेंटर्स, एज सेंटर कितना हो गया 12 और उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है आपका 1/4, तो Ag कितना हो गया आपका 3। ठीक है, एंड गोल्ड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, गोल्ड बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर का 8 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका Cu4 Ag3Au। सिंपल। जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सारी चीजों को क्या करो, आप लिख लो और उनको रिलेट कर दो। आपने जितना भी चीजें, जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, जितने भी रिजल्ट आपने पढ़े हैं, उससे रिलेट करो, आपका क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कि ना हो। ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सबसे इजी चैप्टर होता है ये। और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे 24 के बाद 31, 31 का ए आ रहा है, इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अगर ए आंसर आ रहा है तो फिर यही होगा, क्योंकि उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। बुकलेट में सी गिवन है 6.023 और 6.017। इट्स नॉट मच डिफरेंस मुझे लग रहा है। हाँ, मेंस में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 37 देखो, क्लोज पैकिंग कब होगा, क्लोज पैकिंग कब नहीं होगा, जब जो प्लेन्स हो जाए वो एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाए, तब हमारा क्लोज पैकिंग नहीं होगा, वॉइड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइड क्रिएट कैसे हो रहा है, ए के ऊपर आपने बी रख दिया, बी लेयर रख दिया। ठीक है, बी के ऊपर फिर से बी रख दिया। ठीक है, ए बी बी, एंड देन फिर आपका क्या आ रहा है ए ए बी बी। ठीक है, तो इसमें कोई क्लोज पैकिंग नहीं है, यहाँ पे कोई ये क्या हो रहा है, रिपीटेड प्लेन्स हो रहे हैं, ए ए फिर बी बी, तो यहाँ पे क्लोज पैकिंग एफिशिएंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका वॉइड क्रिएट हो गया, जब भी वॉइड ज्यादा क्रिएट हो गया तो आपका वो क्लोज पैकिंग एफिशिएंट नहीं होगी, वो क्लोज पैकिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई तो वॉइड कवर करेगा तभी तो क्लोज पैकिंग हुई। क्लोज पैकिंग में क्या होता है, ए पे जो वॉइड बना वो बी कवर कर रहा है, बी पे जो वॉइड बना वो सी कवर कर रहा है, या दोबारा ए कर रहा है। ठीक है, 39 देखो, टेट्राहेड्रल होल कहाँ होते हैं, टेट्राहेड्रल होता है आपका कहाँ पे होता है, बॉडी डायगोनल के दोनों एंड पर होता है। ठीक है, और आपका ऑक्टाहेड्रल कहाँ होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है इसमें, मैं आपको लोकेशन पूछ रही हूँ। एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे आपका होता है ओबी। ठीक है, तो जो फर्स्ट है और सेकंड है वो क्या है, फर्स्ट वाले देखो बॉडी सेंटर पर हो रहा है और सेकंड वाला आपका एज सेंटर पे, तो फर्स्ट और सेकंड क्या बता रहा है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बता रहा है, और आपका थर्ड जो है वो टेट्राहेड्रल बता रहा है। ठीक है, फोर्थ कुछ नहीं बता रहा है, फोर्थ कुछ नहीं बता रहा है, फोर्थ ऐसे ही है।
क्वेश्चन नंबर 30, 40, 37। देखो पैकिंग, क्लोज पैकिंग कब होती है? जब आपने ए लेयर बिछाया, एक लेयर बिछाया, ठीक है, उस पे जो वर्ड्स बना वो बी ने कवर कर दिया, ठीक है, बी ने कवर कर दिया, फिर बी से जो वर्ड बना कोई तीसरा लेयर आएगा ना, कोई डिफरेंट लेयर आएगा तभी तो बी का वर्ड कवर होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी में देखो तो ये क्या हो रहा है, ए के वर्ड को बी ने कवर कर दिया, लेकिन बी के वर्ड को दोबारा बी तो कवर नहीं कर सकता बी लेयर, क्योंकि वो तो सिमिलर लेयर हो जाएगा। फिर ए ने कवर किया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ड बहुत ज्यादा बी बी के रिपीट होने की वजह से वर्ड बहुत ज्यादा बन रहा है, और उसके बाद से फिर कमाल कर दिया, फिर ए दोबारा रिपीट कर दिया, फिर बी भी दोबारा रिपीट कर दिया। मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन तो हो रहा है लेकिन एडजेसेंट प्लेन्स रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ड क्या हो रहा है वो भर नहीं पा रहा है, इसलिए ये पैकिंग एफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 48। इसमें कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं, मैं ऐसे ही प्रवचन बोलूंगी, तुम लोग सुनते रहना। ये क्या बोल रहा है कि एजी आयंस हैं और आयोडाइड आयन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एजी विल बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगेन ट्रांजिशन मेटल आ गया और क्या आ गया आपका, एक आयन आ गया, तो ये अगेन आपका किस में ऑक्यूपाई करेगा, ये आप रेडियस रेशियो देख लो, इसका रेडियस रेशियो आप निकालोगे, देखो कितना हो जाएगा 126/216, रेडियस रेशियो निकाल लो और उसमें देख लो कौन से वॉइड में आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां से स्टार्ट होता है, जीरो 0.414 से 0.732 तक, ठीक है, तो ये आपका आएगा अराउंड 126 और ये आ जाएगा आपका 0.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा, तो ये ओवी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्रिस्टल लैटिस ऑफ डायमंड, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या होता है, जैसे आपने स्पाइनल स्ट्रक्चर याद किया था वैसे डायमंड का भी याद कर लो, ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। डायमंड का क्या होता है, एससीसी लैटिस में होता है और जितने भी वर्ड हैं जो कार्बन है वो क्या करते हैं, 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई करते हैं, बस। फोर्टी फाइव, अरे यार ये तो बताया था ना, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स क्या होगा, नंबर ऑफ स्फीयर्स के बराबर होगा। एन क्या है, यहाँ पे z है, नंबर ऑफ स्फीयर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है हमेशा z के बराबर, और टीवी क्या होता है वो ट्वाइस ऑफ z के बराबर, तो यहाँ पे जो n है इट इज नथिंग बट द z ऑफ, ठीक है। 59, में क्या बोल रहे हैं, ईच यूनिट सेल ऑफ कंसिस्ट ऑफ 14। देखो अब मेरी बात सुनो, ये क्या हो रहा है कि Cl होता है आपके कॉर्नर पे, ठीक है, और फेस सेंटर पे, मतलब 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर, कितने हो गए, 14 हो गए। Na कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, Na कहाँ प्रेजेंट होता है, वर्ड कौन से वर्ड में प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे, ठीक है, तो एज सेंटर पे कितने एटम्स प्रेजेंट है, 12, और एक बॉडी सेंटर पे 3, ठीक है। इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ Na एटम्स नहीं पूछा है, सिर्फ पूछ रहे कितने Na एटम्स होंगे, तो 12 एज सेंटर पे और एक आपका बॉडी सेंटर पे, दैट इज 13। 62, MgO exists in rock salt type structure, each Mg plus ion will be in contact with, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसका, बी है आंसर। NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, बी आंसर। आंसर गलत दिया हुआ है क्या इसमें, हाँ रॉन्ग। 64, BO has rock solid structure when subjected to high pressure, ठीक है। अब देखो जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो एटम्स क्या आएंगे, क्लोज आएंगे एक दूसरे के, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले जितनी भी थी उससे जाएगी। अब पहले कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा याद रखना कि जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 से हो जाएगा आपका 8:8, ठीक है।
कोऑर्डिनेशन, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, एटम्स दूर दूर जाएंगे, ठीक है, वाइब्रेट करेंगे, दूर दूर जाएंगे, तो अगर 8:8 का है वो डिक्रीज होके 6:6 का होता है। हाँ ये याद रखो, बस इतना याद रखो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा और प्रेशर इंक्रीज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। Question number 71. Which one of the following is incorrect about the NaCl structure? Nearest neighbor of Na ion, ठीक है, 6. Na ions makes FCC lattice. Cl there are 8 next nearest. देखो Na प्लस आयन जो है वो FCC लैटिस, ये इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी ना कि बी गलत है, मतलब ये पूरे लैटिस की बात कर रहा है, इसमें आपको Na+ का पोजीशन नहीं बताया है, ये पूरे NaCl की लैटिस की बात कर रहा है, तो ये सही है, FCC लैटिस में ही जितनी पैकिंग होती है आपकी FCC लैटिस में ही होती है, ठीक है। एंड देयर आर 8 नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, किसके 12 किसके होते हैं, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, हाँ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर 12 होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कौन सा बोल रहा था, 76। अब ये देखो क्या है, इसमें NaCl का स्ट्रक्चर था और ये क्या हो गया, सबसे पहले तो आप इसमें जब भी आपको ऐसे डिफेक्ट आए तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर लो, किसके, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो अगर हम इसमें देखें तो Na+ का आयंस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इन दोनों में आयंस क्या है वो बराबर नहीं है, तो मतलब ये क्या हो रहा है आपका शॉर्ट पड़ रहा है आयंस, तो ये क्या हो गया आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। हाँ तो शॉर्ट वो मतलब आयन शॉर्ट होके अपने लैटिस पॉइंट से शॉर्ट होके वो किसमें चला गया, अंदर चला गया, शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाएगा। सेवेंटी सेवन 79 which of the following is correct statement in the context of point defect in crystal? AgCl ions have Frankel defect। अब मैंने देखो आपको नोट्स में लिखाया था कि Frankel defect कौन से आयंस शो करते हैं, ठीक है। तो AgCl में जो कैटायंस हैं वो क्या करेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे, और CaF2 में एनायंस जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे, बिकॉज ऑफ द साइज डिफरेंस। 67 बता देती, वैसे सारे क्वेश्चंस हो गए। 67 सीजियम क्लोराइड ऑन हीटिंग। अब सीजियम क्लोराइड क्या होता है, 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर का होता है। मैंने बोला कि जब भी आप हीट करोगे तो 8:8 किस में चला जाएगा, 6:6 में, और 6:6 किसका होता है, आप ऑप्शन देखो तो NaCl का होता है। सिंपल सी बात है, CaCl का याद रखना, 8:8 होता है, NaCl का होता है 6। तो NaCl क्या आएगा, तो जब अगर आप प्रेशराइज करोगे तो वो CaCl के स्ट्रक्चर में चला जाएगा, और CaCl का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो NaCl के स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हो चुका है आपका ये बुकलेट, ठीक है।